सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। चैप्टर नंबर 10 का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, जाके उसको देखिए। ठीक है, स्त्री का प्रजनन अंग यानी कि मादा का प्रजनन अंग। और आज पढ़ेंगे हम लोग पुरुष का प्रजनन अंग, और इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है गर्भाधान होता है। ठीक है, और गर्भाधान व प्रजनन तंत्र की अन्य कुछ क्रियाएं भी पढ़ेंगे। शुक्राणु और अंडाणु का परिपक्वीकरण पढ़ेंगे, गर्भाधान का निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है, गर्भावस्था के लक्षण पढ़ेंगे, कैसे जांच हो सकती है, और ये भी पढ़ेंगे कि किस किस हफ्ते में बच्चे का विकास, कौन कौन से किस किस चीज़ का विकास होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग आज जो है लेक्चर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है पुरुष का प्रजनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या है? पुरुष का प्रजनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बालक जब धीरे धीरे बड़ा होकर युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। आवाज़ का भारी हो जाना, चेहरे पर बाल उग जाना, जैसे दाढ़ी मूंछ की बात हो रही है। उसके समस्त अंगों का शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है। क्या होता है कि समस्त अंगों का विकास जो है, शारीरिक अंगों का विकास तेजी से होने लगता है। वह 25 वर्ष की आयु में पूरी तरह विकसित हो जाता है। और 25 वर्ष की आयु में क्या होता है, पूरी तरह जो है बालक विकसित हो जाता है। फिलहाल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो तो जो है 11-12 साल में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी शरीर की बात कर रहे हैं, पूरे शरीर, मानसिक शरीर, शरीर के हर अंग की बात कर रहे हैं। तो 25 वर्ष में जो है पूरी तरह वो विकसित हो जाता है, लेकिन जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो 11-12 साल से होने लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पुरुष के प्रजनन अंगों के अंतर्गत जो है, पुरुष के प्रजनन अंगों के अंतर्गत जो है कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अंड ग्रंथियाँ। क्या है? अंड ग्रंथियाँ, जिसको कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। वृषण या शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, फिर से कहते हैं शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस। प्रोस्टेट प्रोस्टेट कहते हैं वीर्य या शुक्राणु। ठीक है, जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है सहवास के द्वारा, उसको वीर्य या शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, जिसमें शुक्राणु होता है, जिसका मेन रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, निषेचन में। शुक्राणु एक ही बात हो गई, और शिश्न यानी कि पेनिस। ठीक है, तो ये मेन पार्ट हैं पुरुष के प्रजनन अंग के। अब ये हवाई चला गया होगा, ठीक है, बुक में भी पढ़ेंगे तो हवाई हो जाएगा, लेकिन मैं चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा तो एकदम आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलिए चित्र पे आते हैं। देखिए ये है पुरुष का प्रजनन अंग। ठीक है, क्या है? पुरुष का प्रजनन अंग है। ठीक, अब इसमें देखिए ये आपका पेनिस यानी कि शिश्न है। ठीक है, ये है यूरेथ्रा यानी कि जिससे जो है क्या आता है, निकलता है, जिसके थ्रू पुरुष पेशाब करता है। ठीक है, ये ब्लैडर है, मतलब कि यहाँ पे मूत्राशय है। क्या है? मूत्राशय है। ठीक है, उसी के थ्रू क्या निकल के आता है, पेशाब आता है। ठीक है, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस को जो हिंदी में कह रहे थे हम लोग, क्या कह रहे थे? अंड ग्रंथियाँ। क्या कहते थे? अंड ग्रंथियाँ। ये स्कोर्टम हो गया। क्या हो गया? ये स्कोर्टम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो एनस वाला पार्ट है, जैसे जहाँ से मल निकलता है, उसकी बात ही नहीं करनी है। फिलहाल जो है हम लोग जो है पुरुष के प्रजनन अंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, ये पीली वाली जो है वास डिफरेंस है। क्या है? पीली वाली जो नली जा रही है, देखिए ये क्या है? वास डिफरेंस है, यानी कि क्या है? ये है वास डिफरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कह रहे थे? शुक्रवाहिनी। क्या कह रहे थे? शुक्रवाहिनी कह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इस चित्र से क्या समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए जब शिश्न जो है ढीला होता है तो क्या होता है, हम लोग ये जो है पुरुष पेशाब करता है। ठीक है, आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सहवास के थ्रू ये शिश्न जो है सीधा होता है, पेनिस सीधा होता है, तो ये जो है ये जो पेशाब की नली है ये बंद हो जाती है, और ये नली सीधी हो जाती है। क्या होती है? ये नली सीधी हो जाती है, और डिस्चार्ज किसका होता है? फिर डिस्चार्ज होता है स्पर्म का। ठीक है, किसका होता है डिस्चार्ज? स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का डिस्चार्ज होता है सहवास के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको जो है फिर एकदम क्लियर हो गया है कि क्या होता है पुरुष का प्रजनन तंत्र। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इससे जो शुक्राणु निकलता है उस शुक्राणु का भी क्या देखना है आपको?
फिगर देख लेना है, यहीं से समझ लेना कि हाँ शुक्राणु का फिगर कैसा होता है। कल हम अंडाणु की संरचना दिखा दिए थे कि अंडाणु का संरचना कैसा होता है, आज शुक्राणु का देख लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है शुक्राणु। ठीक है, ये शुक्राणु है, शुक्राणु है। ठीक है, जो कि क्या है, प्रजनन पुरुष के प्रजनन अंग का मेन पार्ट है, जो क्या करता है, अंडाणु से जाके मिलके निषेचित करता है। कैसे होता है निषेचन, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, एकदम ढंग से बताऊंगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए अब इसमें जो मेन पार्ट है ये पूंछ है। ठीक है, 3 पार्टों में बांटा गया है। ये शीर्ष है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, शीर्ष है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मध्य भाग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूंछ वाला पार्ट है। ठीक है, ये पूंछ वाला पार्ट है। तो ये देख लीजिए। और देखिए ये इसको कहते हैं एक्रोसोम, और इसके नीचे जो है थोड़ा सा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। और ये केंद्रक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस है, जो क्या करता है, एनर्जी, ऊर्जा को उत्पन्न करता है इस कोशिका के लिए। ठीक है, और ये क्या है, कसाभ बोलते हैं इसको। और ये है अक्षीय तंतु, यानी कि पूंछ वाला पार्ट में अक्षीय तंतु है। ठीक है, कसाभ भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख चुके हैं कि ये शुक्राणु का कौन कौन सा पार्ट है। 3 पार्ट में, शीर्ष, मध्य भाग, पूंछ है। ठीक है, और एक जो है एक्रोसोम है, प्लाज्मा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रक है वो सबसे आगे है। ठीक है, केंद्रक कहाँ पे है, सबसे आगे है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरह से जो है हम लोग शुक्राणु के मुख्य मुख्य स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। ठीक है, मुख्य स्ट्रक्चर क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब इस फिगर को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, कल के फिगर को मैं दिखा चुके थे, अंडाणु भी। ठीक है, और आज दिखा दिए हैं शुक्राणु भी। तो अगर अंडाणु एक बार फिर से दिखा दिए, क्योंकि अभी जो है अंडाणु शुक्राणु में हम अंतर बताने वाले हैं, तो एक बार अंडाणु फिर से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि जो है याद हो जाए। देखिए ये क्या है, ये अंडाणु है। ठीक है, ये अंडाणु था, ये मतलब कि महिला के द्वारा जो है डिस्चार्ज होता है, वो निकलता है अंडाणु, अंडाशय से निकलता है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसको कहते हैं जो मतलब कि क्या होता है, लिक्विड में होता है। और ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, और ये फर्स्ट बॉडी क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। ठीक है, जो आएगी अभी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिए कि ऐसा होता है। ये जो है महिला का सबसे बड़े सेलों में से एक होता है, और जो शुक्राणु होता है पुरुष के सबसे छोटे सेल्स में से एक होता है, मतलब सबसे छोटे कोशिका में से एक होता है। और जो अंडाणु होता है महिला के सबसे बड़े कोशिका में से एक होता है। ठीक है, आकार देख के जब दिखाएंगे तो प्रक्रिया तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं एक पॉइंट पे, जिसका टॉपिक का नाम है गर्भाधान व प्रजनन तंत्र के अन्य कुछ क्रियाएं। ठीक है, गर्भाधान व प्रजनन तंत्र की अन्य कुछ क्रियाएं, उस पर आते हैं। मासिक धर्म, सबको पता है मासिक धर्म क्या होता है, जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतः युवा हो जाती हैं तथा योनि मार्ग से रक्तस्राव होना आरंभ हो जाता है, उसे रजोधर्म यानी कि मासिक धर्म कहते हैं। कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा मासिक धर्म से। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि स्त्री की प्रजनन क्रिया इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो गई हैं। ठीक है, हमें लगता है कि 10-11 साल में जो है मासिक धर्म आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वह जो है क्या हो गई है, पूर्णतः विकसित हो गई है। किसके प्रजनन के, उसका प्रजनन इंद्रिया जो है पूर्णतः विकसित हो गई है, तथा उनमें माता बनने की जैविक क्षमता आ चुकी है। ठीक है, माता बनने की जैविक क्षमता क्या हो चुकी है, आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिपक्व अंडाणु, ठीक है, परिपक्व अंडाणु का निषेचन हो जाने पर जब गर्भ ठहर जाता है तब मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है। क्या होता है, अगर अंडाणु जो है मतलब कि मासिक धर्म आने के 14 दिन बाद क्या होता है, परिपक्व हो गया होता है अंडाणु से। जब उसको स्पर्म मिल जाता है यानी कि शुक्राणु मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, गर्भ ठहर जाता है और जो है मासिक चक्र आना जो है क्या होता है, बंद हो जाता है। गर्भाशय स्थित स्लेमिस झिल्ली से अधिक रक्त आने का कारण वह सूज जाता है तथा अधिक रक्त जमा होने के कारण जो है फट जाता है। यह योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है। देखिए गर्भाशय स्थित स्लेमिस एक झिल्ली होती है। ठीक है, अधिक अगर रक्त के कारण जो है वह सूज जाता है, और क्या होता है, अधिक रक्त और जब जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगेगा। इस प्रकार रक्तस्राव के साथ परिपक्व अंडाणु भी
क्या होते हैं, शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। जो अंडाणु परिपक्व रहते हैं वो भी निष्कासित हो जाते हैं जब उनको क्या नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है। तो फिर अगले महीने में अगले अंडाणु की तैयारी चलने लगती है। यदि इस बीच परिपक्व अंडाणु के साथ पुरुष शुक्राणु मिल जाता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। स्लेमिस झिल्ली में जमा हुआ रक्त उसका पालन पोषण करने लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो जब स्लेमिस झिल्ली में अगर अंडाणु पुरुष का शुक्राणु नहीं मिलता था तो जो फट के बाहर निकल जाता था, लेकिन जब यह पुरुष शुक्राणु मिल जाता है तो यही स्लेमिस झिल्ली में एकत्रित हुआ रक्त क्या करता है, उस जो भ्रूण ठहरता है, जो उसमें बच्चा विकास करता है, उसके पालन पोषण का काम करने लगता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। गर्भावस्था में इस रक्त से ही जीव का निर्माण होता है। गर्भावस्था में इसी रक्त से क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। इसी के कारण स्त्री का जो है नियमित मासिक धर्म भी बंद हो जाता है। अब जब वह पालन पोषण में खर्च हो जाता है तो जो है बाहर नहीं आता है, तो क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, बंद हो जाता है। मासिक धर्म चक्र जो है 2 मासिक धर्मों के मध्य का समय होता है, ठीक है। 28 से 30 दिन, 24-28 दिन, 30 दिन तक चलता है ये, ठीक है। ये सामान्य दिन है। किसी किसी महिला का जो है 25 दिन में भी मासिक धर्म आता है, किसी का 35 दिन में आता है, किसी का 42 दिन में आता है, लेकिन सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो 28 से 30 दिन होता है। ये ध्यान रखिएगा, 28 से 30 दिन तक, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन तक का मासिक धर्म का जो चक्र होता है, समय होता है, मतलब कि 2 मासिक धर्मों के बीच का समय कितना होता है, तो 28 से 30 दिन होता है, ठीक है। हालांकि ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। मासिक धर्म यह प्रक्रिया 40 से 45 वर्ष की आयु तक चलती रहती है, उसके पश्चात समाप्त हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपाज कहते हैं। 40 से 45 तक ये मामला चलता है, ठीक है, मतलब कि क्या है ना, मासिक धर्म का चलना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेनोपाज की स्थिति आती है, मतलब कि रजोनिवृत्ति हो जाती है, मतलब कि जो मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है कि जो है अंडाणु बनना बंद हो गए हैं और वो महिला जो है अब बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या कर चुकी है, खो चुकी है। ये जो है 40-45 की उम्र में मेनोपाज की स्थिति यानी कि रजोनिवृत्ति की स्थिति आती है। आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म एक स्वाभाविक तथा प्राकृतिक क्रिया है। क्या है, स्वाभाविक क्रिया और प्राकृतिक क्रिया। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक क्रिया, इसको रोका नहीं जा सकता। अतः सामान्यतः एक स्वस्थ स्त्री को मासिक धर्म के समय कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है, परंतु कुछ स्त्रियां पीड़ा का अनुभव करती हैं, ठीक है। कुछ स्त्रियों में जो है ये प्राकृतिक चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ स्त्रियों में ऐसी स्थिति आती है कि बहुत पीड़ा का अनुभव होता है, बहुत कष्टदायक होता है। किसी के पेट में दर्द हो जाता है, स्तनों में दर्द हो जाता है, ठीक है, तथा कड़ापन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, पाचन विकार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, कष्ट हो जाते हैं, तथा इन शारीरिक कष्टों के कई कारण हो सकते हैं जो निम्नलिखित है। जो ये कष्ट हो रहे हैं, हालांकि ये तो प्राकृतिक है, लेकिन जो ये कष्ट हो रहे हैं उसके जो है कई कारण हो सकते हैं। उसके कारण को बताया गया है यहाँ पे नीचे, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। प्रजनन अंगों की बनावट का दोषपूर्ण होना, मतलब उस महिला के प्रजनन अंग में क्या है, क्या बनावट में क्या है, कोई दोषपूर्ण बनावट है, यानी कि सही से वो बनावट नहीं हो पाया है, विकसित नहीं हो पाया है। प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास न हो पाना, या तो उसका प्रजनन अंग का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। देखिए जब गर्भावस्था में बच्चा होता है तो हर अंग जो है किसी न किसी डिफिकल्टी कारण हर अंग जो है सही से विकसित नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ अंग जो है गड़बड़ हो जाते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि उसका जो प्रजनन अंग सही से विकसित न हो पाया हो, ठीक है, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो ये डिटेक्ट करना बड़ा कठिन काम है गर्भ के अंदर। तो जब बच्चा बाहर निकल जाता है, जब बड़ा होता है, तो वो परेशानी उसको, जब बड़ा होता है तो ये परेशानी आ सकती है, ठीक है। स्त्री की रक्तहीनता से पीड़ित होना, अगर स्त्री में खून की कमी है तो भी ये समस्या आ सकती है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ और कमज़ोर है तो भी ये स्थिति आ सकती है, पीड़ा हो सकता है, दर्द हो सकता है, स्तनों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पाचन में विकार हो सकता है, यानी कि पाचन जैसे खाना पचने में दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन न लेना, और संतुलित और पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे तो भी समस्या आ सकती है। हार्मोन्स का अनियमित स्राव हो रहा हो तो भी दिक्कत आ सकती है। शारीरिक क्रियाकलाप अधिक होना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कर रही है, ठीक है। अंडग्रंथियों में कमी होना, अगर अंडग्रंथियों में कमी हो, कोई कुछ कमी हो तो भी दिक्कत हो सकती है। और
संवेगात्मक रूप से असंतुलन होना, ठीक है। संवेगात्मक रूप से मतलब कि बहुत ही तेज, बहुत को जल्दी क्रोधित हो जाती है, ठीक है। इस तरह से भी समस्या आती है, बहुत ज़्यादा तो भी समस्या आती है, मतलब हार्मोनल जो है डिसबैलेंस हो जाता है। गर्भाशय की मांसपेशियों का अविकसित होना, जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं यूटेरस वाला, उसकी जो है अविकसित होने के कारण भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु का परिपक्वीकरण, यानी कि मैचुरेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ठीक है। देखिए अंडाणु कहाँ से निकलते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है। अंडाणु जो है अंडाशय में विकसित होते हैं, दिखा चुके हैं। अंडाशय कैसा था, बादाम के आकार का था। यह जो है शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है। क्या, अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है। अंडाशय में कई अंडाणु एकत्र रहते हैं, किंतु इनमें से केवल एक ही प्रत्येक मासिक धर्म का चक्र के लिए परिपक्व होता है, ठीक है। बहुत मौजूद है, लेकिन केवल एक ही जो है हर मासिक धर्म में क्या होता है, परिपक्व होता है। अंडाणु एवं शुक्राणु के संयोग से निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। स्त्री का डिंब जो है ग्रंथि से जब अंडाणु निकलता है तो यह अपरिपक्व होता है। स्त्री के डिंब ग्रंथि से जब अंडाणु निकलता है तो यह क्या होता है, अपरिपक्व होता है। बाहर आने के बाद जो है परिपक्व अवस्था का प्राप्त कर संयोग का योग्य हो जाता है। देखिए जब उसके अंदर होता है किसमें, अंडाशय में, तो अपरिपक्व होता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद अपने आप को विकसित भी करता है, परिपक्व भी करता है, और वह जो है स्पर्म से संयोग करने के लिए क्या होता है, योग्य बन जाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु में होने वाले सभी परिवर्तनों को परिपक्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। जो शुक्राणु और अंडाणु जो है, जो अपने आप को तैयार करते हैं निषेचित करने के लिए, जो एक युवा, मतलब कि अपने आप को युवा अवस्था में लाते हैं कि हम एकदम जो स्वस्थ होते हैं कि हाँ ये निषेचन करने के बाद क्या हो जाएंगे, एकदम बच्चा जो है बच्चा होगा ही होगा, मतलब कि गर्भ ठहरेगा ही ठहरेगा, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, परिपक्वीकरण यानी मैचुरेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए गर्भाधान या निषेचन क्या किस पे आते हैं, गर्भाधान और निषेचन पे आते हैं, ठीक है। नए जीव का सृजनात्मक या गर्भाधान, ठीक है, के समय से आरंभ होती है। नए जीव का सृजनात्मक क्रिया गर्भाधान के समय से आरंभ होती है, मतलब कि जब नया जीव जो जन्म लेता है, सृजन होता है, शुरुआत होती है उसकी बनना, तो वह गर्भाधान शुरू होती है, ठीक है। स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु एवं पुरुष का प्रजनन कोशिका शुक्राणु से परस्पर संयोग से गर्भाधान प्रक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। स्त्री के प्रजनन कोशिका अंडाणु एवं पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु के परस्पर संयोग से गर्भाधान होता है, किंतु इन कोशिकाओं को गर्भ स्थापन से पहले कुछ आवश्यक तैयारियों के दौर गुजरना पड़ता है, ठीक है। इस स्थिति में आने से पहले कुछ स्थितियों को तैयारी से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रजनन कोशिकाओं में नए जीव की उत्पत्ति की योग्यता आ पाती है, ठीक है। जब तक वो तैयारी नहीं हो पाएगी तब तक जो है क्या नहीं हो पाएगा, ये जो है नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। महिला के में तैयारी की 3 अवस्थाएं हैं। महिला के जो अंदर तैयारी होती है उसमें 3 अवस्थाएं होती है। देखिए क्या होती है, प्रजनन कोशिका की परिपक्वता, जो प्रजनन कोशिका है उसमें क्या होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। अंडोत्सर्ग मतलब कि उससे जो है फिर ओवल्यूशन होनी चाहिए, वहाँ से वो निकलना भी चाहिए, और निषेचन भी होना चाहिए, मतलब कि शुक्राणु के साथ मिलके निषेचित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अंडाणु और शुक्राणु की तुलना की गई है यहाँ पे, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु की तुलना की गई है, देख लीजिए अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है। अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है, मतलब कि ओवम है ये, और ये है स्पर्मेटोजून, ठीक है, स्पर्मेटोजून है। तो स्त्री प्रजनन ग्रंथि अंडाशय में विकसित होता है। स्त्री का प्रजनन ग्रंथि जो है अंडाशय में विकसित होता है, क्या, अंडाणु, ठीक है। पुरुष प्रजनन ग्रंथि बीसण यानी कि टेस्टिस में विकसित होता है। सब कुछ दिखा चुका हूँ कि ओवरी क्या होता है, ठीक है, अंडाशय क्या होता है, और टेस्टिस क्या होता है, ठीक है, यानी कि वृषण क्या होता है। शरीर की देखिए अगर इस बुक से पढ़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे कि यार ये कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। बिना चित्र के बायोलॉजी पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में से एक है जिसकी परिधि 0.1 mm है, मतलब कि जो मिलीमीटर है, मतलब जो ओवम है, अंडाणु है, वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में से एक है, ठीक है। और जो ये शुक्राणु है शरीर की सबसे छोटी कोशिका में से एक है, जिसकी परिधि जो है 0.05 मिलीमीटर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग देखिए चित्र किससे कितना फायदा है, ठीक है, चित्र से देखिए कितना फायदा है, डायरेक्ट जो है स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि गोल होता है। क्या गोल होता है भाई? तो अंडाणु क्या होता है? गोल होता है। और शुक्राणु कहता है क्या होता है? दिखा चुके हैं। सिर जो है बेलनाकार व लंबी पूंछ वाला होता है। आकृति छोटे टैडपोल के समान होता है। देखिए टैडपोल की तरह बिल्कुल दिख रहा था, ठीक है। टैडपोल क्या होता है? जो मेढक का छोटा बच्चा होता है, जो पैदा होने से जो बढ़ता है वैसे उसके से जो है स्पर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। निषेचित डिंब के पोषण के लिए इसके में योक पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? योक पाया जाता है। कोई योक नहीं होता है इसमें, जो है कोई योक नहीं होता है। गति नहीं होती है। देखिए ये स्थिर होता है। अभी दिखाऊंगा चित्र में, जब समझाऊंगा कि कैसे जो है गर्भधारण की प्रक्रिया होती है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे स्थिर होता है। मांसपेशियों का संकुचन विमोचन से गतिमान होता है। जो फैलोपियन ट्यूब का मांसपेशियां संकुचित करती है, विमोचित करती है, उससे जो है गतिमान होता है। पूंछ के द्वारा गति करता है कौन? स्पर्म। 1 मिनट में 3 मिलीमीटर की दूरी तय करने में गतिशील है। 1 मिनट में कितना करता है? 3 मिलीमीटर गति कर सकता है, ठीक है। माह में सामान्यतः 1 विकसित होता है। 1 माह में कितना होता है? 1 विकसित होता है। 4-5 दिन में कई हजार मिलियन विकसित हो जाता है। ये जो है 4-5 दिन में कितना होता है? कई हजार मिलियन की बात हो रही है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 1000 मिलियन में सोचिए करोड़ों में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4-5 दिन में करोड़ों में विकसित हो जाता है, करोड़ों अरबों में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि चित्र देखने के बाद और इस पॉइंटों को पढ़ने के बाद जो है आप पूरी तरह से सहमत हो गए होंगे कि स्त्री का प्रजनन अंग ओवम और अंडाणु और शुक्राणु में, पुरुष के प्रजनन अंग शुक्राणु में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भधान की प्रक्रिया, ठीक है। क्या है ये? गर्भधान की प्रक्रिया। देखिए गर्भधान की प्रक्रिया में क्या है? गर्भधान की प्रक्रिया में देखिए क्या है कि गर्भधान प्रक्रिया में शुक्राणु स्पर्म गतिशीलता के कारण स्त्री अंडाणु के पास पहुंचकर उसकी बाह्य सुरक्षात्मक परत प्रोटेक्टिव लेयर को भेद देता है और उसके केंद्रक से संयोग करता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, इस पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए चित्र पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब है स्त्री पुरुष का जब संबंध बनता है, ठीक है, और जब अंडाणु जो है पूर्ण अवस्था में होता है, विकसित अवस्था में होता है। देखिए एक जो है पूरा विकसित अवस्था में है, यहाँ से निकल चुका है अंडाशय से, और जब यहाँ से शुक्राणु अंदर जाता है तो देखिए ये अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। और फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब में मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इससे निषेचित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए निषेचित कैसे हो रहा है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है अंडाणु और ये क्या है? शुक्राणु। अब देखिए अंडाणु कितना बड़ा है और शुक्राणु कितना छोटा है, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अंडाणु जो है कितना बड़ा है और शुक्राणु कितना छोटा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कि ये जो है अंडाणु क्या था? महिला के शरीर के सबसे बड़े कोशिकाओं में से एक था, और शुक्राणु जो है पुरुष के शरीर के सबसे छोटे कोशिकाओं में से एक था। ये देख के ही पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए अब जाते तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, क्योंकि जब पुरुष के महिला का एक अंडाणु भाग लेता है निषेचन में, और पुरुष के जो है करोड़ों स्पर्म भाग लेते हैं, एकदम दौड़ते हैं। यहाँ पे डार्विन थ्योरी काम करता है। जो फिट होता है, जो सबसे पहले पहुँचता है, वो क्या करता है? देखिए एंट्री जो है एक मारता है। देखिए यहाँ पे एक एंट्री मारा, बाकी सब बाहर ही है, ठीक है। और क्या करता है? यह जो है एंट्री मारने के बाद जो है अंदर जाता है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो मेंबर को तोड़ देता है। न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म। इस जो है ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है अंडाणु का, उसको तोड़ देता है। एक स्पर्म का एक जो है एक ठीक है, स्पर्म का एक, मतलब कहने का मतलब एक स्पर्म और तोड़ देता है। और क्या करता है? जाके और उसके न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या कर रहा है? देख रहे हैं, न्यूक्लियस से 5वें स्टेज में फर्टिलाइजेशन कर रहा है, यानी कि निषेचन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? निषेचन का क्रिया जो हो जाता है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से अंडा जो है विकसित हो गया है। जब संबंध बनता है तो स्पर्म यहाँ पे जाता है, यहाँ पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। ये भी आता है कि निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखिएगा, निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। बाद में संकुचन के द्वारा जो है धीरे धीरे संकुचित होकर ये जो है निषेचन जो है फर्टिलाइजर जैसे इम्ब्राय जो है आके यहाँ पे चिपक जाता है, और यहाँ पे जो है यूटेरस माने कि गर्भाशय में बच्चे का जो है विकास होने लगता है। इसलिए तो उसमें लिखा था कि जो संकुचन के थ्रू, मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा जो है अंडाणु का
क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि जो है गति प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन स्पर्म क्या था, जो है स्पर्म जो है अपने पूंछ के द्वारा जो है गति प्राप्त कर ले रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, सभी जो है शुक्राणु अंडाणु पे जाके इसे आ रहे हैं अटैच होने के लिए, लेकिन जो फिट होगा, सबसे बेस्ट होगा, वही जो अंदर जाएगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ, अंडाणु के न्यूक्लियस के साथ जो है क्या कर देगा, अपना निषेचन की क्रिया कर लेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉय जो है विकसित होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या पढ़ चुके हैं, गर्भधारण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। अब गर्भावस्था के लक्षण पे आते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के क्या लक्षण है, गर्भावस्था की पहचान कुछ विशेष लक्षणों या संकेतों के माध्यम से की जा सकती है। और ये इस चीज़ को पढ़ना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे तो इसको जो है आपको समझाना पड़ेगा, किसको, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ती हैं उनको समझाना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे आप जो है लक्षणों को पहचान सकते हैं, ठीक है। जिन तथ्यों को स्त्री स्वयं अनुभव कर सकती है, स्त्री स्वयं भी अनुभव कर सकती है, वे लक्षण जो है सिम्टम कहलाते हैं। तो जो तथ्य अनुभवी डॉक्टर परीक्षण के आधार पर प्राप्त करते हैं वे संकेत कहलाते हैं। इन दोनों को ही डॉक्टर परीक्षण के आधार पर गर्भावस्था की पहचान करते हैं। इन संकेतों तथा लक्षणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला जो है सकारात्मक साइन, पॉजिटिव संकेत, संभाव्य संकेत यानी कि प्रोबेबल साइन, और पूर्व कल्पित तथा व्यक्तिगत संकेत, ठीक है। तो ये 3 जो है संकेतों में बांटा गया कि पॉजिटिव साइन होता है, संभाव्य साइन होता है, ठीक है, और पूर्व कल्पित तथा व्यक्तिगत संकेत। आजकल तो प्रेगा न्यूज आया है, ठीक है। प्रेगा न्यूज से जो है डायरेक्ट चेक हो जाता है कि है कि नहीं है। खैर जो है कभी कभी बड़ा लेट भी दिखाता है वो, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है, थोड़ा धैर्य रखना होता है कि हाँ क्या कैसे मतलब कि हो जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टरों के अटैच में भी रहिए। मैं तो कहता हूँ समुदाय केंद्र पे फ्री में सब व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। वहाँ से जाइए, वहाँ से डॉक्टरों से बात करिए, ठीक है, और फ्री में सब काम होता है, 1 रुपये में सब काम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ विशेष पॉइंट पढ़ते हैं। गर्भावस्था में लौह की कमी से गर्भपात हो जाता है। देखिए आयरन से क्या बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अगर बच्चे को जो है पोषण नहीं मिल पाएगा सही से तो क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, बच्चा जो है डेड कर जाएगा अंदर ही अंदर, ठीक है। उसको गर्भपात कहते हैं और उसको निकालना पड़ेगा। फिर गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है। देखिए 9 माह जो होता है उसमें 3 माह का 3 माह का होता है, 1 2 3, यानी कि 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो ये प्रथम ट्राइमेस्टर हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया। ध्यान रखिएगा, ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 माह, तो प्रथम ट्राइमेस्टर, ये सेकंड ट्राइमेस्टर, ये थर्ड ट्राइमेस्टर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए गर्भकाल की विषाक्तता के कारण जो है एक्लेमैपैटिक दौरा आता है, ठीक है। एक तरह का दौरा है, क्या है, एक्लेमैपैटिक दौरा, जो काल में विषाक्तता मतलब कि एक तरह से जहरीलापन ही कहिए उसको, ठीक है, कारण आता है। गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। अगर गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार के योनि मार्ग से रक्त का स्राव हो रहा है तो उसको क्या माना जाएंगे, अप्राकृतिक, यानी कि सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को बढ़ने में मदद करता है और संकुचन को बढ़ाता है ढ होगा, संकुचन से बचाता है, ठीक है, सही है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को क्या करता है, गर्भाशय को क्या बढ़ने में मदद करता है। गर्भाशय को देखिए, जब बच्चा जैसे जैसे विकसित होगा गर्भाशय को बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं बढ़ेगा तो बच्चा कैसे विकास करेगा, तो बढ़ता है और संकुचन से बचाता है, मतलब कि उसको गर्भाशय के दौरान संकुचन से बचाता है। लेकिन संकुचन को कब होना चाहिए, संकुचन जो है डिलीवरी के समय होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चा जो है बाहर कैसे आएगा, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, जो चीड़-फाड़ से होता है ऑपरेशन से, उसकी बात नहीं हो रही है। देखिए गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति प्लेसेंटा द्वारा होती है। बच्चे का गर्भ में इसी प्रकार सहारे जीवित रहता है, ठीक है। प्लेसेंटा को मैं दिखा दूंगा। प्लेसेंटा क्या होता है, वो अटैच होने के बाद जो है गर्भाशय से अटैच हो जाता है और बच्चे के नाभि से अटैच रहता है। पूरा जो है जो नाल काटा जाता है ना बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है तो वही होता है, वो क्या होता है, वो प्लेसेंटा का ही, उसी के थ्रू जो है बच्चा जो है पूरा सांस भी लेता है और भोजन पानी भी लेता है, उसी के थ्रू पोषण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वही से उसका पोषण होता है। तो वो प्लेसेंटा जो है अटैच होता है माँ के गर्भाशय से और वहाँ से उसको पूरा पोषक तत्व मिलता है। चलिए अब आते हैं सकारात्मक संकेत पे। किस पे आते हैं, सकारात्मक संकेत पे आते हैं, जिसको हम लोग ऊपर पढ़े थे कि 3 संकेत होते हैं, सकारात्मक, संभावनात्मक संकेत
और पूर्व कल्पित यानी कि व्यक्तिगत संकेत। तो उसमें जो है पहला सकारात्मक संकेत पे आते हैं। इसके अंतर्गत पेट का बढ़ जाना, पेट बढ़ने लगता है, देखते ही हैं, ठीक है। गर्भाशय की आकृति भी बढ़ती है, आकार का बनावट में अंतर आ जाता है। गर्भाशय की जो पेशियों में अनियमित पीड़ा रहती है, प्रकुंचन होता है, ठीक है। जो गर्भाशय की पेशियाँ होंगी जब बढ़ती हैं धीरे धीरे, क्योंकि बढ़ती हैं तो भाई थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, भ्रूण की उपस्थिति का अनुभव करना अगर लगने लगता है उस महिला को कि हाँ अंदर जो है भ्रूण डेवलप हो रहा है, ठीक है, एम्ब्राय डेवलप हो रहा है, जिसको भ्रूण कहते हैं। ये संकेत चौथे माह के बाद ही पहचान में आते हैं। लेकिन भ्रूण डेवलप हो रहा है, ये संकेत जो है चौथे माह के बाद समझ में आएगा, पहले नहीं आ जाएगा। अवधि के अनुसार पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। देखिए, प्रथम 5 माह के दौरान लक्षण के संकेत और अंतिम 5 माह के संकेत, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रथम 5 माह, अंतिम 5 माह, 10 माह में थोड़ा बच्चा होता है, नहीं। तो 1 से 5 माह और 5 से 9 माह, मतलब ये वाला संकेत और ये वाला संकेत, ठीक है। 1 से 5 माह और 5 से 9 माह। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला माह है इसमें ये शारीरिक बनावट के ऊपर होता है, आपके शरीर कैसा है हर आदमी के ऊपर, ठीक है। तो कुछ जो है गुण इसके आ जाते हैं, कुछ गुण इसके आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से इसको बांटा गया है, 1 से 5 माह और 5 से 9 माह, ठीक है। तो इस चीज़ को में कन्फ्यूज मत होइएगा। यदि 10 माह में बच्चा होता है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, जो प्रथम 5 माह में संकेत आते हैं, ठीक है, उसकी बात कर ली जा रही है, ठीक है, उसकी बात कर ले रहे हैं। तो देखिए, जो प्रथम 5 माह में जो संकेत आ रहे हैं कि सिम्टम एंड साइन ड्यूरिंग अ फर्स्ट 5 मंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मासिक धर्म का रुक जाना, वो तो रुकेगा ही, ठीक है, जिसको एमेनोरिया कहते हैं। जी मिचलाना और वमन यानी कि उल्टी होना, ठीक है। नाजी और उल्टी मतलब उल्टी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो प्रथम 5 माह है उसकी बात हो रही है। स्तनों के आकार में परिवर्तन, ठीक है, आकार और आकृति में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, बनावट में परिवर्तन होता है। बार बार मूत्र त्याग, माने कि फ्रिक्वेंसली जो है मूत्र का त्याग होता है, ठीक है, पेशाब आता है। और पेट का बढ़ना, पेट बढ़ने लगता है। भ्रूण की सक्रियता, यानी कि भ्रूण में क्या होता है, थोड़ा सा हलचल महसूस होने लगता है लास्ट के 5वें मंथ में, ठीक है, हलचल। बच्चे बहुत लात मारते हैं पेट के अंदर, ठीक है, जिसको जानकारी नहीं होगी वो जान ली इस बात को। अंतिम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण, अंतिम 5 माह के दौरान होने वाले लक्षण के संकेत एवं संकेत क्या है? औसतन भार में वृद्धि, मतलब औसतन का भार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंतः उदरीय रक्तचाप में वृद्धि, जो अंदर रक्तचाप है अंदर, अंतः उदरीय मतलब अंदर उदरीय मतलब कि पेट के अंदर का रक्तचाप जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। महाप्रचावी पेशी यानी कि डायफ्राम, मतलब कि जो पसली होती है, पसली की हड्डी होती है पर पड़ने वाला दबाव, जब नीचे से बच्चा बड़ा होता है ऊपर की तरफ आता है तो पसली की हड्डी पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, ठीक है। हल्का होने का अनुभव होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संकेत, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जांच में कौन कौन संकेत आ सकते हैं जब जांच करेगा डॉक्टर, ठीक है, अन्य परीक्षण जब होता है तो उसमें कौन कौन संकेत आ जाते हैं। देखिए, भ्रूण के हृदय की धड़कन की गणना करना, ठीक है, भ्रूण के हृदय की धड़कन भी गणना की जा सकती है। आजकल ऐसी जांच में की सुविधाएं आ गई हैं। जो बच्चे का धड़कन है उसकी भी गणना की जा सकती है, ठीक है। भ्रूण की गतिशीलता का अवलोकन, भ्रूण की गतिशीलता आप देख सकते हैं कैसा बच्चा जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। भ्रूण की बाह्य स्थिति का परिधि का ज्ञात करना, ये भी देख सकते हैं कि बच्चा जो है समय के हिसाब से बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है, उसका वजन भी माप सकते हैं, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का ये भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप जो है परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। बच्चे की धड़कन की नाप, बच्चे का वजन, बच्चा कितना विकसित हो गया है, समय के हिसाब से सही विकास किया है कि नहीं किया है, ठीक है, इन सब चीज़ों को मापा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और गर्भावस्था की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसको तालिका के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल जो है एक बार देख लेते हैं कि चित्र के माध्यम से कि बच्चा जो है कैसे गर्भ में विकसित होता है 40 सप्ताह तक, ठीक है, 0 से लेके 40 सप्ताह तक। देखिए, सामान्यतः जो है बच्चा जो है 38 से लेके 42 सप्ताह तक चलता है, मतलब कि इसमें जन्म ले लेता है, ठीक है, सप्ताह में जन्म ले लेता है, ठीक है। अगर जोड़ेंगे तो 9 महीने के आसपास ही सब आएगा डाटा। लेकिन जो 40 सप्ताह माना गया है वो एवरेज माना गया है, अनन एवरेज माना गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 38 से 42 में अगर एक स्वस्थ बच्चे की बात हो रही है, जो 7 महीने में जन्म ले रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। एक जो स्वस्थ डिलीवरी होती है, जो एक समय पर डिलीवरी होती है, वो 38 से 42 का माना जाता है। लेकिन जो अनन एवरेज है वो 40 को माना जाता है। तो फिलहाल देख लेते हैं कि जो बच्चा जो है गर्भाशय में कैसे डेवलप होता है, उसके बाद जो है इस चार्ट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से
जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, क्या देख सकते हैं, देखिए ये 3 माह का है। ठीक है, बच्चा 3 माह का है, एकदम मांस की लोथड़े की तरह है। 4 वीक में थोड़ा सा बड़ा हो गया। 5 वीक में देखिए कैसी स्थिति है। ठीक है, 6 वीक में देखिए कैसी स्थिति है। 7 वीक में देखिए, मतलब 8 वीक में देखिए, 9 वीक में देखिए, 10 वीक में देखिए, 11 वीक में देखिए, 12 वीक में देखिए। ठीक है, 13 वीक से क्या लगने लगा है कि हाँ थोड़ा सा बच्चे के शेप में आ गया है। और उसके बाद जो है बच्चे के में पूर्ण रूप से ये विकास होता ही जाता है अपने आप को, जो है कुछ ना कुछ, किसी में किडनी का विकास, किसी में बाल का विकास, किसी में नाखून का विकास, किसी में हृदय का विकास, किसी में कुछ ना कुछ विकास होता है। हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए प्रकृति का गजब का मतलब लीला है कि एक मांस के लोथड़े से जो है बच्चे का जन्म जो है पूर्ण रूप से, इस देखिए कैसे हो रहा है। 2 सेल्स जो है अंडाणु और शुक्राणु भाग ले रहे हैं निषेचन में, और ये जो है कैसे एक तरह से अपने आप को डेवलप कर रहा है, इस चित्र के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाता है आपको। ठीक है, कि किस तरह से। और देखिए जो प्लेसेंटा वाला होता है मामला, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये नाल, ये वाला नाल, ये गर्भनाल। ठीक है, यही प्लेसेंटा होता है। ये बच्चे के नाभि से अटैच है, और एक पार्ट जो है किससे अटैच होगा, एक पार्ट जो है गर्भाशय से अटैच होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो इस चीज़ को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि 40 वीक में जो है, 40वें वीक में जो है बच्चा कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से डेवलप करने में कर रहा है। जी ठीक है, जिसमें माँ का बहुत योगदान होता है। माँ पूरे 9 महीने अपने बच्चे को ढोती है। इस बात को पुरुष को भी समझना चाहिए और औरतों को भी समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी तो माँ ही से जन्म लेती हैं और पुरुष तो लेता ही लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ का सम्मान जो है यहाँ से बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, कि वो अपने खून देकर अपना जो है अपने अपने अंदर आपको एकदम पालती है, और आपको एकदम एक स्वस्थ जो है मतलब बनाने की पूरा काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और हम चार्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको कि गर्भ की अवधि। ठीक है, गर्भ की अवधि में क्या दिख रहा है, 4 सप्ताह का जब हो जाएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, लगभग जो है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आधा मिली। जो लास्ट पीरियड आता है, ठीक है, जो लास्ट पीरियड आने के 4 सप्ताह बाद जो है भ्रूण की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधा मिलीमीटर करीब हो जाएगी। वजन जो है डिटेक्ट करना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है। शारीरिक विकास की अवस्थाएं जो है, गर्भाशय की आंतरिक सतह से लगा हुआ भ्रूण केवल कोषों की एक प्लेट तथा अत्यंत छोटा होता है। गर्भाशय के आंतरिक सतह से लग जाता है। ठीक है, मतलब फैलोपियन ट्यूब से जो है संकुचन होके कहाँ पे आ जाता है, गर्भाशय से आके लग जाता है, और एक प्लेट के तथा अत्यंत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 सप्ताह पे आते हैं। 6 सप्ताह में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, इसका भी वजन डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। फिर ठीक है, सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है। आप जो है चित्र जब देखे होंगे कैसा जो है एक मांस के लोथड़े से सिर जो है बनना आरंभ हो गया था। उसमें हाथ पांव के स्थान पर थोड़ी सी वृद्धि देखी जा सकती है, हल्का सा जो है एकदम हल्का सा वृद्धि दिखेगा हाथ पांव की जगह पे। हृदय की धड़कन जो है प्रारंभ हो जाती है। 6 सप्ताह में जो हृदय का धड़कन प्रारंभ हो जाता है। ये मत समझिएगा कि जो है एक खाली नौटंकी चल रही है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, कि हृदय का धड़कन जो है किस सप्ताह से डिटेक्ट किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8वें सप्ताह में क्या होता है कि 8 सप्ताह में जो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर तक की लंबाई हो जाती है। यहाँ भी वजन डिटेक्ट करना आसान नहीं है। नाक, अंगुलियाँ तथा पंजे देखे जा सकते हैं। इसमें क्या देखे जा सकते हैं, नाक, अंगुलियाँ और पंजे देखे जा सकते हैं। मुंह का विकसित हो जाता, मुंह जो है विकसित हो जाता है, और तथा आँख बंद आँखें बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आँखें बनना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती हैं। 10 सप्ताह में क्या होता है, यह 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और आँखें तथा आँखों की पलक, अंगुलियाँ अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, आँखें और आँखें को जो दो पलकें होती हैं ऊपर नीचे वाली, वो क्या होती हैं, और अंगुलियाँ भी क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। किसमें, 10वें सप्ताह में। शरीर का तुलना जो है की तुलना में सिर बहुत बड़ा रहता है। इस समय जो है शरीर की तुलना में क्या होता है, सिर बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रकृति की लीला है, ये है एक तरह से समझिए। ठीक है, और ठीक है, 12 सप्ताह में क्या होता है, 6 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, क्या, भ्रूण की लंबाई। मस्तिष्क के मुख्य भाग बन जाते हैं, मस्तिष्क के मुख्य भाग बन जाते हैं। आँखों की पलकें बंद रहती हैं। क्या रहती हैं, आँखों की जो पलकें होती हैं क्या रहती हैं,
बंद रहती हैं, अस्थियों के अंदर रक्त पेशियां बनने लगती हैं। अस्थियों के अंदर क्या होती हैं, हड्डियों के अंदर क्या होती है, रक्त पेशियां, ठीक है, रक्त पेशियां हड्डियों के अंदर होती है, वो बनने लगती है, अस्थियों के जोड़ बनने लगते हैं, ठीक है। अस्थियों के जो जोड़ होते हैं, जो एक दूसरे से हड्डियां जुड़ी होती हैं, वो जोड़ भी क्या होते हैं, बनने लगते हैं, किसमें, 12वें सप्ताह में। अब आते हैं किसमें, 16वें सप्ताह में, ठीक है, कहते हैं 16वें सप्ताह में आते हैं। 12 सेंटीमीटर का भ्रूण रहता है, वजन आसान नहीं है डिटेक्ट करना, ठीक है। फेफड़े की रचना हो जाती है, देखिए 16वें सप्ताह में क्या होती है, फेफड़े की रचना हो जाती है, पर श्वसन के लिए तैयार नहीं रहते, वह सांस नहीं लेता है, मतलब सांस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। त्वचा जो है पारदर्शी रहता है, मतलब कि आर पार दिख जाएगा आपको। पूंछ समाप्त हो जाती है, जो पूंछ पीछे डेवलप रहती है वो क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बाह्य जनन अंगों, ठीक है, बाह्य जनन अंगों के आधार पर शिशु लिंग जाना जा सकता है, ठीक है। बाह्य जनन अंगों के आधार पर शिशु के लिंग जो है जाना जा सकता है, मतलब उसको देखा जा सकता है अगर उससे देखेंगे तो, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, जो जिससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे अगर देखेंगे, एक्सरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, सॉरी अल्ट्रासाउंड, उससे देखा जा सकता है, ठीक है। नाखून तथा बाल निर्माण स्थिति में है, ठीक है, इस स्थिति में क्या होते हैं, नाखून और बाल भी निर्माण हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20वें पे आते हैं। 20वें सप्ताह पे यानी कि 20 सेंटीमीटर का हो जाता है भ्रूण। हलचलें अनुभव का की जा सकती है, बच्चा जो है मूवमेंट करना चालू कर देता है 20वें सप्ताह में, ठीक है। कोमल तालु का निर्माण हो जाता है, तालु का भी निर्माण हो जाता है। कान के अंदर की छोटी अस्थियों का निर्माण हो जाता है। देखिए एक ही बार में जो है सब कुछ निर्माण नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप निर्माण होता है, यही तो प्रकृति की लीला है। और जो है यहाँ तक अभी साइंस नहीं पहुँच पाया, खैर साइंस भी बना दे रहा है, ये जो है डेवलप कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए आते हैं 24वें सप्ताह पे। 30 सेंटीमीटर का हो जाता है और 600 ग्राम का हो जाता है, ठीक है। कितने ग्राम का, 600 ग्राम का हो जाता है। लगभग स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार, परंतु 3 माह गर्भाशय में पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पे जो है स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से विकास करने के लिए गर्भाशय में आवश्यक है। क्यों, कि अभी भी इन्वायरमेंट से वो झेल नहीं पाएगा, इतनी अपने आप को विकसित नहीं कर पाया है, ठीक है। सिर पर बाल दिखने लगते हैं, किसमें, 24वें सप्ताह में क्या होता है, सिर पर बाल दिखने लगता है। 28वें में आते हैं, 28वें सप्ताह पे आते हैं कि 35 सेंटीमीटर का होता है, 1 किलो मतलब कि 100 ग्राम का हो जाता है। आंखें खुल जाती हैं, दांत बनने लगते हैं, फेफड़े जो है लगभग पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, ठीक है। शरीर पर हल्के रोएदार बाल आ जाते हैं, त्वचा लाल रहती है तथा कान मुलायम, ठीक है। फेफड़े लगभग पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, किसमें, 28वें युग में। दांत भी बनने लगते हैं, आँख खुल जाती है, ठीक है, और शरीर पर रोए, हल्के रोए बाल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 36वें पे आते हैं, 36वें युग पे, ठीक है। 36वें युग में क्या होता है कि 45 सेंटीमीटर हो जाता है ये, और लगभग 2.75 किलो का हो जाता है। अंडे ग्रंथि बन जाती हैं, त्वचा पर सफ़ेद चिकना पदार्थ, 5 के तलुए में झुर्रियों बनने लगती हैं, ठीक है। पाँव के तलुए में क्या होती है, झुर्रियाँ बनने लगती हैं, अंड ग्रंथि का बन जाता है, ठीक है, और त्वचा सफ़ेद इनसे सफ़ेद चिकना पदार्थ हो जाता है, ठीक है। और लास्ट सप्ताह में क्या होता है, ये 50 सेंटीमीटर का होता है, लगभग 3.7 kg का होता है। शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के सप्ताह को बताया गया है, लेकिन हर सप्ताह में अलग अलग विकास होता है, ठीक है। पहला सप्ताह में क्या हो रहा है, दूसरे सप्ताह में क्या हो रहा है, तीसरे सप्ताह में क्या हो रहा है, आप लोगों को बहुत जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है ये, ठीक है। कृपया करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद।